हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और पहले लोग उस पर बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और कपल्स में एजुकेशन लेवल जो है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, तो लोगों ने इस पे बात भी करना शुरू कर दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे उर्दू में आप कहते हैं बांझपन। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि ये बेऔलादी की जो वजह है वो सिर्फ औरत ही नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मेल फैक्टर्स, जिसे आप कह सकते हैं कि मर्दाना रीज़न्स भी होती हैं, जो कि बेऔलादी का बायस बनती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू इनफर्टिलिटी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि फ़र्दर छोटी छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कुछ वीडियोस मैं बनाती जाऊँ, ताकि उसमें तमाम इश्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल के इनफर्टिलिटी की काजेज़ क्या हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल, उसके बाद ये है कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए जिनसे हम इनको रूल आउट कर सकें, इनका पता चला सकें। अस्सलाम वालेकुम, I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इनफर्टिलिटी। सबसे पहले तो ये कि इनफर्टिलिटी है क्या। इनफर्टिलिटी वो सिचुएशन है जब एक कपल, हेल्दी कपल, पूरा 1 साल जो है वो इकट्ठे रहते हैं और एक हैप्पीली मैरिटल लाइफ जो है वो गुजारते हैं, और उसमें 1 साल का जब ड्यूरेशन गुजर जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर आपको इस कैटेगरी में रखा जाता है कि ये शायद इनफर्टिलिटी है। और अब कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल के ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल के दौरान 80% जो कपल्स होते हैं उनमें ये प्रेगनेंसी हो जाती है। 80%, 80% काफ़ी बड़ी रेशो है। और अगर 2 साल का ड्यूरेशन गुजर जाए तो ये रेशो मज़ीद बढ़ जाती है और ये हो जाती है 90%। इनफर्टिलिटी के हवाले से जो नाइस गाइडलाइन है, जिसे RCOG कॉलेज ने रिकमेंड किया है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, उसमें ये मेंशन किया गया है कि हर 7 में से 1 कपल ऐसा होता है जिसमें इनफर्टिलिटी होती है। यू कैन से 1 in 7। इनफर्टिलिटी के हवाले से जो चंद इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें नंबर 1 पे आता है एज। जो मदर की एज है वो हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है रिगार्डिंग टू मैनी अदर इश्यूज़ लाइक मेडिकल डिसऑर्डर्स वगैरह, लेकिन इनफर्टिलिटी इश्यूज़ में जो फ्यूचर फादर हैं उनकी एज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ़ीमेल जिनकी एज 20s में लाइक 25 ईयर्स तक है, तो उनमें हाईली चांसेस होते हैं कि वो विदन तकरीबन 60% जो ख़वातीन हैं वो 6 माह शादी के बाद तक प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और 80% तक जो हैं वो 1 ईयर में हो जाती हैं। लेकिन अगर मदर की एज जो है वो ज़्यादा है, लाइक 35 या इससे ज़्यादा, तो ये चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एज के बाद जो दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ये चाहे मेल में हो या फीमेल में, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि फ़ीमेल में जो है ये जो एग बनते हैं उनका नंबर ऑफ एग या उनकी क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, और मेल्स में ये जो है टेस्टोस्टेरोन वगैरह इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और ये उनके जो है स्पर्म काउंट उनको भी अफेक्ट करता है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि जो 1 साल का वक्त है फॉर प्रेगनेंसी वो क्वाइट नॉर्मल है, और अगर आप यंग कपल हैं, हेल्दी हैं, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो आप बहुत आराम से 1 ईयर तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ीमेल्स में किसी भी किस्म की कुछ अबनॉर्मेलिटी है,
फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, या वो हर मंथ जो है वो वेरी पेनफुल हैं, या इसके अलावा उनमें कोई प्रीवियसली कोई हिस्ट्री ऑफ फाइब्राइड जिसे आप रसौलियाँ कहते हैं, या उनकी कोई ऐसी डायग्नोसिस पहले थी जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, नॉर्मल लैंग्वेज में PCO। मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे, बल्कि तीनों टॉपिक्स पे, फाइब्राइड, PCO एंड डिस्मेनोरिया मींस पेनफुल पीरियड्स, मैंने ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पहले से कवर किए थे, ताकि जब मैं इनफर्टिलिटी टॉपिक स्टार्ट करूं तो आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स का पहले से अंदाज़ा हो। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ऐसी तमाम फ़ीमेल्स जिनमें इस तरह के कोई भी मसाइल हैं, आपको 1 ईयर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर को जो है वो वेल बिफोर टाइम विज़िट कर सकती हैं। और ख़ास तौर पे जब आपने डॉक्टर को विज़िट करना है तो काइंडली आपने अपने हस्बैंड को साथ लेके जाना है, अपनी अम्मी, सास या कोई ऐसी रिश्तेदार जो हैं उनके साथ डॉक्टर के पास नहीं जाना। अब जब आप एज़ अ कपल जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो जो डॉक्टर होती हैं वो आपकी एक कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री लेती हैं, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कि आपके कोई मेडिकल डिसऑर्डर वगैरह, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई प्रीवियस आपकी सर्जरी जो है ऐसी तो कोई इशू नहीं रहा, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं रहा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये इनफर्टिलिटी काज कर सकते हैं। तो एक डिटेल हिस्ट्री, और अगर एग्ज़ामिनेशन की भी ज़रूरत हो, फीमेल के एग्ज़ामिनेशन की, तो डॉक्टर ऑन द स्पॉट जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन, वेदर इट्स अ पेल्विक एग्ज़ामिनेशन और स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं पॉसिबल होती हैं इन द फर्स्ट विज़िट। मेल पार्टनर को फ़र्स्ट विज़िट में मोस्टली एक बहुत ही सिंपल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं वो करवाने को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एज़ वेल। इससे क्या होता है कि स्पर्म काउंट, उनकी शेप, उनकी जो मोटेलिटी, कि वो उनकी स्पीड क्या है, और ये कि उनमें कितने % ऐसे हैं जो मुर्दा सेल हैं, मुर्दा स्पर्म, हेल्दी स्पर्म कम हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस इन्वेस्टिगेशन से पता चलती हैं। फ़ीमेल में इनफर्टिलिटी की वजूहात को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देखें। ये फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक इंतहाई खूबसूरत पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो वाइट कलर में है इसे कहते हैं ओवरी, और ओवरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग, जो हर महीने एक हेल्दी एग जो है, जो प्रेगनेंसी की वजह बनता है, वो प्रोड्यूस होता है ओवरी में। अगर ओवरी में किसी भी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी है या उसमें कोई सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर रही, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हेल्दी एग जो हैं उनकी फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेकेंड नंबर पे आ जाती है फैलोपियन ट्यूब। इसमें ये होता है कि जो एग है वो फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म जो है वो इस ट्यूब में होता है। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई ब्लॉकेज हो गई है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, किसी भी प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी की वजह से, तो क्या होता है कि ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, और इन केस ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काज बन जाती है इनफर्टिलिटी की। थर्ड नंबर पे आ जाता है यूट्रस। इसकी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी किस्म की यूट्रस में कॉन्जेनिटल अनोमलीज हो, जिसे यूनिकॉर्निएट यूट्रस या बाइकॉर्निएट और इस तरह की जो कॉन्जेनिटल अनोमलीज हैं, अगर वो पाई जाएं तो ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी बनता है। और सेकंड नंबर पे ये है कि अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो बाज़ औक़ात उनमें अबॉर्शन होना शुरू हो जाता है या प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं। तो अब होता क्या है कि इन तीनों इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को मुकम्मल तौर पे एवेलुएट किया जाता है कि ये जो इनफर्टिलिटी है इसकी रीज़न क्या है। तो जब भी पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है
तो वो सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो रिगार्डिंग टू दीज 3 इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अल्ट्रासाउंड से अगर यूट्रस की अबनॉर्मेलिटी का पता चल गया है और तो उसको मज़ीद जो कंफर्म कर सकते हैं वो होता है लेटेस्ट जो 3D अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनसे बहुत ही क्लियर एनी कंजेनिटल अनोमलीज जो है वो पता चल जाती है। इसी तरह फ्लोपियन ट्यूब के लिए जो होता है 2 तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। एक होता है HSG हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, ये एक डाई टेस्ट होता है और जो कि इंजेक्ट करके एक्सरे के थ्रू जो है वो देखा जाता है कि ट्यूब्स ओपन है। इसके बाद ये होता है कि सबसे पहले सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स जो हैं वो पेशेंट का TVS ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है, मतलब कितने फॉलिकल्स ऐसे बन रहे हैं जो हमें ये आइडिया दे देंगे कि तकरीबन ओव्यूलेशन के दौरान मतलब कितने चांसेस हैं किसी भी हेल्दी एग के बनने के। इस तरह ओवरी या फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस, इससे रिलेटेड अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम रूल आउट होती है तो उसको पूरी तरह एवेलुएट किया जाता है और उस लिहाज से जो है फर्दर ट्रीटमेंट प्लान जो है वो मैनेज किया जाता है। उसके अलावा भी दूसरे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इनफर्टिलिटी में नोटिस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के पेशेंट को अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, थायराइड वगैरह जो हैं, या उनको डायबिटीज़ वगैरह है, और उसके अलावा एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये भी ब्रेन से जो है वो स्क्रीट होता है। अगर ये भी ज़्यादा मिकदार में हो रहा हो तो ये भी एग फॉर्मेशन वगैरह और ओवरी के जो फंक्शन होते हैं उनको कम कर देता है, तो प्रॉपरली एग फॉर्मेशन जो है वो नहीं होने देता। तो इसके अलावा जो होता है ये स्मोकिंग वगैरह, और ख़ास तौर पे अगर अल्कोहल एडिक्शन वगैरह हैं तो ये चीज़ें भी जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी। उसके अलावा जो आजकल डिले मैरिजेस हो रही हैं, वेदर ड्यू टू एनी रीज़न, कि वो एजुकेशन की वजह से हो रही हैं या बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि दे आर नॉट प्रॉपरली सेटल्ड, या कुछ कपल्स जो हैं वो आफ्टर मैरिज काफ़ी अरसा जो है वो प्रेगनेंसी को डिले करते रहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो भी हैं ये भी फर्दर इनफर्टिलिटी काज करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिस तरह टेक अवे और जंक फूड का विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। लास्ट ऑफ ऑल बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस इट्सेल्फ जो होता है हमारे थ्रू आउट हेड टू टोज बॉडी सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है। तो जब भी प्रेगनेंसी डिले होती है ड्यू टू आवर सोशल सेटअप, जो कपल है वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद जो इनफर्टिलिटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, किस तरह से आपकी हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो राइट नाउ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। कपल टू कपल वेरी करता है कि किस पेशेंट को किस तरह की फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।